बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर यूनिकियन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो लास्ट डे लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था लास्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 5 और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल उसमें हम चैप्टर नंबर 6। तो कोशिश तो यही है कि चैप्टर नंबर 5 और 6 इसको हम 1 आवर्स के अंदर ही डिस्कस करें, वन आवर के अंदर। बट आपको पता है चैप्टर नंबर 5 टेक्निकल बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर से MCQs एंट्री टेस्ट में भी बहुत आते हैं और इवन बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसके अंदर भी इसकी इम्पोर्टेंसी बहुत है। लेकिन हमने इसको एंट्री टेस्ट के हवाले से देखना है तो मैक्सिमम टाइम हम इस पे स्पेंड करेंगे। चैप्टर 6 में एक तो मिनिमम चीज़ें आती हैं और आपको पता है लेंथ वाइज भी वो इसकी निस्बत बहुत छोटा है, तो को अगर पोर्शन रह गया तो उसको हम 6 के साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है क्या जी? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी इसको कहते हैं या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज़, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ हैज़ बिल्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम कॉमन वर्डिंग की बात करें या हम ये देखें कि ओवरऑल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है तो वो सेम ही है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सेम है। मसलन आपसे जो कंप्यूटर इनपुट लेता है, ठीक है, वो एक इनपुट, उसके बाद आप उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आपको आउटपुट दी जाती है और इस सारी चीज़ को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें ये जो प्रोसेसर्स हैं ये कंपनीज़ के जो है वो x86 है लेट्स सपोज, उसके बाद इंटेल का है, उसके बाद और डिफरेंट कंपनीज़ हैं, IBM का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट्स बनाती हैं जिनको हम प्रोसेसर्स कहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब ये सिर्फ एक प्रोसेसर डिफरेंट होता है तो आपके कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। मतलब आर्किटेक्चर से मुराद ये कि उसके अंदर जो रजिस्टर्स की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है, बसेस का जो डील्स ऑफ बसेस है वो चेंज हो जाती है, पोर्ट्स हैं तो वो चेंज हो जाती है, जो मेमोरी को एक्सेस करना और मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करना वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ड्यू टू द चेंजिंग्स ऑफ प्रोसेसर्स वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। लेकिन इन जर्नल व्यू और अगर हम जर्नल डिस्कशंस की बात करें, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर कंपनी को डिस्कस नहीं करना, हमने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, तो जर्नल पर्पस आपको पता है ना कंप्यूटर्स को आर्किटेक्चर्स वाइज 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप लोग ये नहीं पढ़ा होगा कहीं पे, लेकिन आप नोट बुक पकड़ें, उसके ऊपर ये आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले जो कंप्यूटर होते हैं उनको बेटा हम कहते हैं जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं? जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एम्बेडेड, EMBEDD, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं इनको हम कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैटर्न्स के लिए, जैसे अगर मैं समझाऊं तो जो आपके घर में कंप्यूटर आप उसको इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको लेक्चर सुनने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और आप उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए भी आप उसमें C++ के या जावा के कोड्स भी लिख रहे हैं और आप उसमें म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं और आप उसमें यूट्यूब पे किचन की रेसिपीज़ भी सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जनरल पर्पस है। एक होते हैं एम्बेडेड, ठीक है। एम्बेडेड जो होते हैं वो पर्टिकुलर है, जैसे लेट्स सपोज AC है तो AC एम्बेडेड है, ये इसका एक ही काम है कि इसने एयर कंडीशंस को कंट्रोल करना है, दैट्स इट। जो फ्रिज है उसका एक ही काम है तो फ्रिज को हम एम्बेड। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए जिस पर्टिकुलर डिवाइस या कंप्यूटर्स बनाए गए हैं वो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग ही करते हैं, उनकी शेप ही उसी तरह की है। अगर कोई एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं तो वो जनरल पर्पस नहीं है, ना उनको जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो अगर हम इनकी आर्किटेक्चर्स की बात करें, अब क्योंकि इनकी नीड्स डिफरेंट हैं, जनरल पर्पस की नीड डिफरेंट हैं, एम्बेडेड की नीड्स डिफरेंट हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है और उनका जो वर्किंग बिहेवियर है वो डिफरेंट है,
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका जो आर्किटेक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा, चाहे ये काम ये यही कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की पढ़ें तो उसमें यही होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये चारों काम इन दोनों में हो रहे होते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग ये सिर्फ एक किस्म की प्रोसेसिंग करता है जिससे एक पर्पस के लिए बनाया गया। ये जो होते हैं ये इनमें से किसी किस्म की प्रोसेसिंग, एज आई टोल्ड यू, किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग के लिए। तो हमारा जो ज़्यादा टारगेट है आपकी बुक के अंदर, हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं, अ कंप्यूटर विच इज़ फॉर ऑल, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक, तो इसके अंदर ये नोट कीजिए। दूसरा हम बात करते हैं वॉन न्यूमन थ्योरीज़ की, ठीक है, जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स की। वॉन न्यूमन या जॉन वॉन न्यूमन, इसने 1950-51 के अंदर 1949 पे उसने इस पर काम शुरू किया और 1951 में उसने जो है ना इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया उस साइंटिस्ट ने कि जनाब ये देखें ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। वो क्या था, वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी बेटा आप ये एक जो है ना वो डायग्राम ज़रा देखें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या था, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सिस्टम यूनिट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिस्टम यूनिट है, और ये सिस्टम यूनिट वही है वो जो जिसको आप CPU कहते हैं, ठीक है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाने लगा हूँ, उसका ये मदरबोर्ड है, ठीक है। और इसको लेट्स सपोज हम लेबलिंग भी इसकी कर दें कि ये इसका क्या है, मदर बोर्ड है। मदरबोर्ड क्या करता है, सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपस में लिंक रखता है, ये मदरबोर्ड का काम है, ओके। उसके बाद हो क्या रहा है जी, आपके कंप्यूटर में यहाँ पे लेट्स सपोज लगी हुई है DVD, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, नोट कर लें, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर में यहाँ पे लगी हुई है पावर सप्लाई, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये आपके कंप्यूटर्स को पावर दे रही है, बोर्ड को। लेट्स सपोज हम इसकी पावर सप्लाई की वायर जो होती हैं बोर्ड के साथ हम मल्टीपल वायर जो हैं इसकी अटैच कर दें। लेट्स सपोज यहाँ से आपके कंप्यूटर को बिजली मिल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर आ रही है वहाँ से। अच्छा, उसके बाद ये आपके कंप्यूटर्स के साइड पे कुछ इनपुट पोर्ट्स हैं, लेट्स सपोज इसकी आप लेबलिंग करते जाएं। ये क्या आ गई, इनपुट पोर्ट्स, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या आ गई, ये आ गई बच्चों आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है, लेट्स सपोज। अच्छा, उसके बाद ये आपके कंप्यूटर्स के अंदर आ गई लेट्स सपोज HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। और आपको पता है जो HDD है ये भी लिंक्ड होती है किसके, मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। ये इसकी तीनों तारें मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं। ये जो DVD रोम है ये भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, लेट्स सपोज यहाँ, ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर में यहाँ पे ये आपके कंप्यूटर्स के अंदर आगे CU और ये आगे ALU, और ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इनको हम कहते हैं ये हैं रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स क्या हैं, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसका पूरी डिटेल है, हम इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं जहाँ से MCQs आते हैं। और ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये आपके कंप्यूटर्स के अंदर एक और मेमोरी लगी हुई है जिसको हम कहते हैं लेट्स सपोज रोम, ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर्स के अंदर लगी हुई है बेटा जी एक मेमोरी रैक्स, और जो कि डायरेक्टली अटैच हैं विद रजिस्टर्स, इसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये CPU है। यहाँ पे एक यूनिट होता है विच इज़ कॉल्ड IO यूनिट्स, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। IO यूनिट इज़ डायरेक्टली अटैच विद योर रैम। ये जो आप लोगों के पास डिवाइसेस आ गई, ये क्या कर रही हैं, ये लेट्स सपोज इसकी भी लाइंस जो होती हैं 3 डिफरेंट लाइंस, वो भी रैम के साथ आगे अटैच हुई हुई, ठीक है। इस तरह यहाँ से ये भी, इसको अगर हम इधर से कनेक्ट कर दें तो ये भी रैम के साथ ही कनेक्टेड है। इस तरह ये जो पोर्ट्स होती हैं ये इनपुट और आउटपुट यूनिट के साथ अटैच होती हैं। ये जो रैम है, रोम जो है, रोम डायरेक्टली अटैच होती है विद CPU। अगर आप इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें तो इस डायग्राम में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने लेबल किया, और डिफरेंट कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के ऊपर अटैच हैं। और अगर आप CPU को देखें जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, उसके साथ 2 डिफरेंट किस्म की मेमोरीज़ जो है ना वो डायरेक्टली अटैच हैं।
बाकी कोई भी कंपोनेंट उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। मसलन आप गौर करें, ये आईओ यूनिट है तो ये भी आके रैम से अटैच हो रहा है, हार्ड ड्राइव भी रैम से, डीवीडी रूम भी रैम से, कोई भी और यूनिट इसके ऊपर लगेगा, जो भी चीज़ होगी वो रैम से ही कनेक्ट होती है। ओके, और रैम जो है वो इटसेल्फ जाके किससे कनेक्ट हो रही है, सीपीयू से। ये कनेक्टिविटी है दिस वन, इसको रैम की कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर आप गौर करें तो रोम भी डायरेक्टली अटैच हो रही है, ये टू कनेक्टिविटी नंबर 2 है, किसके साथ, सीपीयू के साथ। ये है आज का मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, उसका मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमैन ने कहा क्या था जी, वॉन न्यूमैन ने ये कहा जनाब, आप चाहे तो किसी इनपुट पोर्ट के थ्रू कोई डेटा दें, आप चाहे तो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हैं वो हों, कोई डीवीडी रूम या सीडी रूम से कोई डेटा आ रहा है वो हो, कोई यूएसबी से डेटा आ रहा है वो हो, वो जिधर से भी आएगा वो डेटा, और उस डेटा को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर। लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आपने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप किस में बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम फाइल है और जो पेपर आप बनाएंगे वो डेटा फाइल है। तो उसने कहा था भाई जिधर से मर्जी ये डेटा कंप्यूटर में आए, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो चाहे वो डेटा फाइल हो, उसने हर हाल में आना कहाँ है, रैम में। ठीक है, उसने कहा था वो सबसे पहले जो है वो लोड होते हैं किसके अंदर, रैम के अंदर, यहाँ आके लोड होते हैं, चाहे वो डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, यहाँ आके लोड हो गए, वो रैंडमली भी लोड हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी सीक्वेंस को फॉलो करें। ठीक है, और वहाँ से वो फिर जाते हैं किसके पास, सीपीयू के पास, और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसके जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। रिज़ल्ट वापस फिर सीपीयू के रजिस्टर्स, और रजिस्टर से वापस कहाँ आते हैं, रैम में, और रैम से फिर वो फ्लो करते हुए कहाँ चले जाते हैं, आउटपुट यूनिट, और आउटपुट यूनिट से आउटपुट पोर्ट्स, और आउटपुट पोर्ट से फिर वो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चले जाते हैं। मसलन प्रिंटर का है तो प्रिंट हो जाएगा, अगर लेट्स सपोज वो स्कैन वो जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन का है तो उधर चला जाएगा, वो लेट्स सपोज स्पीकर की है तो आउटपुट वो उधर चली जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, उसने कहा था डेटा और इंस्ट्रक्शंस दो ही चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एंट्री टेस्ट में कि बताइए जी कंप्यूटर्स के अंदर जो फंक्शनल जो फाइल्स के बिहेवियर्स हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी ऑफ फाइल्स की बात करें तो कंप्यूटर में कितनी तरह की फाइल्स होती हैं, तो सारे बच्चों आप लोग नोट कर लो, एज ए फंक्शन या फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के हमारे पास जो फाइल्स होती हैं वो आपको पता है कितनी हैं, वो 2 ही होती हैं। कौन कौन सी, ऑलरेडी आपने शायद कभी पढ़ा हो, इसके अंदर एक हमारे पास होती हैं डेटा फाइल्स और दूसरी कौन सी, एग्जैक्टली प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, ये आप लोगों के पास प्रोग्राम फाइल्स आ गई। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज MS वर्ड जो है वो आपके पास प्रोग्राम फाइल है, और उसको यूज़ करके आपने कोई CV बनाया, कोई लेटर आपने लेट्स सपोज लिखा, आपने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया, तो ये सारी की सारी क्या डेटा। तो उसने कहा भाई चाहे प्रोग्राम फाइल हूँ चाहे डेटा फाइल हूँ, जिस मर्जी नेचर या जिस मर्जी टाइप का डेटा हो, वो जाएगा पहले रैम में, और रैम से फिर वो प्रोसेस होने के लिए CPU में जाएगा। ये दिस इज़ कॉल्ड वॉन न्यूमैन थ्योरी। और आज का कंप्यूटर एग्जैक्टली इसी टेक्निक को सामने रख के काम करता है कि उसमें ये मेमोरीज़ होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरीज़ हैं, वो डेटा होल्ड करती हैं, प्रोसेस होता है। इसको हमने इसी डायग्राम, ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 इसी डायग्राम में क्लियर होता है। ठीक है, बस डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पढ़नी है, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के हैं, इंस्ट्रक्शन सेट के हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन। दिस इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंटरनल ढांचा। ठीक है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, स्टोरी क्लियर है। और ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसका है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वॉन न्यूमैन थ्योरी। अगर आप गौर करें तो वॉन न्यूमैन थ्योरी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वॉन न्यूमैन थ्योरी में वो रैम है, रोम है, और इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो मैं उनको आपको लिस्ट अप करवाता हूँ वन बाय वन। ठीक है, सारे के सारे कंपोनेंट्स को लिस्ट अप कीजिए, ज़रा नोटबुक खोलिए। सबसे पहला जो आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास जो सबसे पहली चीज़ आएगी बेटा वो आएगा CPU, जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी आएगी वो आएगी बस इंटरकनेक्शंस। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आएगी वो आएगी मेन मेमोरी। फिर इसके अंदर चौथे नंबर पे आएगा IO यूनिट। ठीक है, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके
अपना जो वर्क है उसको परफॉर्म करते हैं। CPU क्या है उसको पहले एलेबोरेट करते हैं, फिर हम वन बाय वन इन सारे यूनिट्स को देखते जाते हैं। CPU है क्या, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपने नोट कर लिए, चारों नोट कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट फिर हमने इन्हीं को ही डिस्कस करना है, ठीक है। CPU इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट CU, ALU और ये जो बॉक्स है इनको हम कहते हैं ये रजिस्टर्स हैं, ओके। तो जो CU है और ALU है और तीसरा जो पार्ट आ गया वो आ गया जनाब रजिस्टर्स। जो CU है इज़ कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। मैं अगर एक यहाँ पे एक CPU आपके सामने बनाऊँ ताकि आपको समझा सकूँ, ये लेट्स सपोज CU, ये आप लोगों के पास ALU और ये जो ब्लॉक्स आ गए आप लोगों के पास, इनको हम कहते हैं ये क्या होते हैं, रजिस्टर्स। CU का आप लिखेंगे ये कंट्रोल यूनिट है, याद रखो विदाउट परमिशंस ऑफ CU नॉट CPU, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। वैसे अगर इसको हम इसकी बनावट की बात करें फिज़िकल की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी उनसे बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के लॉजिकल गेट्स होते हैं जिनको यूटिलाइज़ करके ये डेटा को प्रोसेस करता है। एक बात, दूसरी बात इसका ये वाला जो पार्ट है कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट। मसलन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है वो पॉइंटर तब तक मूव नहीं होगा जब तक कंट्रोल यूनिट जो उसको परमिशन नहीं देता, ठीक है। एवरी स्टेप, एवरी प्रोसेसिंग्स, एवरी मूवमेंट्स इन योर कंप्यूटर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। अच्छा, उसके बाद आ गया ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये इसका एब्रीवेशन लिख लें क्योंकि जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्ली, आपको पता है ये डिवीजन, ये जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जो असल इसी को प्रोसेसिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं सारी जो मेन प्रोसेसिंग्स है ना सारी की सारी, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट फ्लो ऑफ डाटा चेक कर रहा होता है, ये देख रहा है किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं मेमोरी में और वो कहाँ पड़ी हैं, उनके एड्रेसेस, और उनको प्रोसेस करके वापस उनके एड्रेसेस के ऊपर वापस भेजना। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। असल काम जो होता है वो प्रोसेसिंग का वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही कर रहा होता है। स्टोरी क्लियर हुई आपको, आगे चलते हैं। उसके बाद है रजिस्टर्स। अगर आप इस डायग्राम पे आएँ तो ये रजिस्टर्स हैं। रैम में जो डेटा आता है वो उसने CPU में जब पहुंचना है तो उसने सबसे पहले रजिस्टर्स में पहुंचना है। रजिस्टर्स क्या हैं, रजिस्टर्स टेम्परेरी मेमोरी है इनसाइड द CPU, ठीक है। ये आर्जी सी मेमोरी है CPU के अंदर, जो रैम से आने वाला डाटा और रैम को वापस जाने वाला डाटा, दोनों डाटा को होल्ड यही करता है, ठीक है। जब डाटा रैम से आता है तो भी रजिस्टर्स में आता है, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको प्रोसेस करता है तो वो वापस भी किस में जाता है, रजिस्टर्स के अंदर ही जाता है। ये रजिस्टर्स का पूरा टॉपिक है जो आगे चल के हमने डिस्कस करना है, और ठीक है। ये आप लोगों को कंट्रोल यूनिट का क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे, दूसरा जो है वो आ गया बस इंटरकनेक्शंस। अब बस इंटरकनेक्शंस क्या होते हैं बच्चों, ये आपको पता है जी, लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये जो रेड लाइंस मैंने खींची, ये ब्लू, ये इधर से ये रेड लाइंस आ रही है, ये भी रेड लाइन, ये सारी अगर आप देखें तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो वायरलेस तो नहीं है ना, वो किसी वायर, किसी लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। और उस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जो लाइंस यूज़ करते हैं, जो कि आपकी डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं, उनको हम बस इंटरकनेक्शंस कहते हैं, ठीक है। इनकी भी आगे डिटेल है, वन बाय वन वो भी हम देखते हैं। उसके बाद मैंने कहा जी मेन मेमोरी, मेन मेमोरीज़ क्या होती हैं, ये याद रखें, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। लोग इसको प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वाइज देखते हैं, या टेम्परेरी डाटा होल्ड या परमानेंट, तो उस वजह से एक फ़ीचर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी। मेन मेमोरीज़ क्यों कहा जाता है, अगर आप उस डायग्राम को देखें तो वो वाली तमाम मेमोरीज़ जो कंट्रोल CPU के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, उनको हम मेन मेमोरीज़ कहते हैं। ज़रा गौर करें वो कौन कौन सी हैं, वो एक रैम अटैच है और दूसरी कौन सी है, रोम। तो इन दोनों को कंबाइन हम मेन मेमोरीज ही कहते हैं। अब इनमें जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो वो प्राइमरी सेकेंडरी उनके डेटा होल्ड करने या ना करने की वजह से कहा जाता है, बट इनको मेन मेमोरीज क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ अटैच हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेन मेमोरीज। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो रैम को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है। और रोम को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेन मेमोरीज। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं रैम को? क्योंकि ये डाटा आपको पता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करती है। और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क को क्यों कहते हैं? लेट्स सपोज वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा होल्ड करती है। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। तो हम पढ़ते हैं जी मेन मेमोरी और मेन मेमोरी की आगे टाइप्स। तो ये हमारे पास हेडिंग है बच्चों, मेन मेमोरी, ठीक है। और मेन मेमोरी में आपको पता चल गया जी दो ही चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? एक आ गई रैम और दूसरी कौन सी आ गई? रोम। हम पहले डिस्कस करेंगे रैम। रैम को रैम क्यों कहते हैं? क्वेश्चन है जी आपको समझाने के लिए। अगर आप गौर करें तो इसके डिफरेंट रैक्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मसलन इसका एड्रेस है एक 0 0 0 0, ये है 0 0 0 1। मैं किसके लगा रहा हूँ? मैं इन बॉक्सेस के एड्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये है 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5। लेट्स सपोज ये मल्टीपल मेरे पास एड्रेस आ गए। अब सीपीयू इसके जिस रैक से डेटा जो है उसको रीड करना चाहता है, डेटा लेना चाहता है, तो उसने जस्ट कंट्रोल यूनिट के थ्रू बाय यूजिंग एड्रेस बस, ठीक है, उसने उसका एड्रेस जो है मेमोरी की तरफ प्लेस करना है। और उस रैक लेट्स सपोज वो चाहता है कि 004 से डाटा लेना, तो ऐसा नहीं है कि उसको पहले 0000 फिर 001 002 003 ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, इनका डाटा पहले कैप्चर करना पड़ेगा तो फिर 004 की बारी आएगी। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। डेटा जो है वो उसके किसी भी रैक से जब मर्जी उठा ले, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड रैंडम। मैं तो बल्कि कहता हूँ इसको हमें कहना चाहिए रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको हम रैंडमली एक्सेस, मतलब मैं खड़ा हूँ मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठा, मैं किसी को भी कहता हूँ जी आप खड़े होकर सुनाएं, तो ये मेरी एक्सेस है, रैंडम एक्सेस, ठीक है। मैं किसी भी बच्चे को, अगर मैं लेट्स सपोज सीक्वेंस को यूज़ करता हूँ तो पहले रोल नंबर 1 2 3 4 5 फिर 100 की बारी, दिस वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो रैंडम की क्योंकि एक्सेस जो है वो रैंडमली होती है, इसीलिए इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रैम जो है ये मेन मेमोरी भी है, रोम भी मेन मेमोरी है। क्लियर होगी क्यों? क्योंकि सीपीयू से कनेक्टेड है। तो रैम जो है ये फर्दर डिवाइड है किन के अंदर? 2 टाइप्स के अंदर। एक होती है डी रैम और एक होती है बच्चों कौन सी? एस रैम, ठीक है। तो हम पहले कोशिश करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, नोट कीजिए ज़रा, नोटबुक खोलें, फिर हम आगे इनकी जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी रैम और ये रैम और रोम के जो हैं वो पॉइंट्स आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ, लिखिए ज़रा। देयर इज़ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। पहला, सबसे पहला जो डिफरेंस है रैम के अंदर वो क्या है जी? रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी के वर्ड से प्लीज़ क्लियर हो जाइएगा, सीपीयू के साथ कनेक्ट हैं तो वो ये मेन मेमोरी है, कंफ्यूज नहीं करना आपने आपस में इनको। तो ये इनकी फर्दर टाइप्स को हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ये जो होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है जी? ये टेम्परेरी है। और ये क्या है? अगेन ये क्या होगी? परमानेंट मेमोरी होगी। ओके, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, the data in the RAM can be changed or deleted, the instruction written on the ROM cannot be changed or deleted, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा है उसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल लेट्स सपोज, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं जी जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा जो आपने रोम में लिख दिया, बेशक इसकी फर्दर टाइप्स हैं उनमें चेंजेबल है, बट मैं सिर्फ रोम की बात कर रहा हूँ। तो रोम के अंदर जो डेटा है वो है नॉट चेंजेबल, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए प्लीज़, इंस्ट्रक्शन इन रैम चेंज कॉन्टीन्यूसली एज डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड। क्योंकि आपको पता है आप जिस प्रोग्राम के क्लिक करेंगे वो रैम में आएगा, तो इसीलिए रैम के अंदर जो डेटा है वो फ्रीक्वेंटली क्या होता रहता है? फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। और इसके अंदर जो डेटा है वो फ्रीक्वेंटली, बल्कि वो चेंज होता ही नहीं, वो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर जो लिखी गई इंस्ट्रक्शंस हैं नॉट पॉसिबल टू चेंज, ठीक है। ये एक आ गया नॉट पॉसिबल टू चेंज। ये आप लोगों के पास हो गए 3 पॉइंट्स। ये नंबर 4 पे इनका डिफरेंसेस देखें जी। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है जी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आप लिख लेंगे रैम इज़ volatile
और ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। अब ये एक कॉन्सेप्ट भी है, बच्चे इससे भी बड़े परेशान रहते हैं। क्या है भाई, बात सुने, वो मेमोरी, हर तरह की वो मेमोरी जो करंट के साथ अपने डेटा, जिसको बिजली चाहिए ही चाहिए अगर उसने डेटा को प्रोसेस करना है या होल्ड करना है, तो वो वोलेटाइल होगी, वोलेटाइल्स, ठीक है। और ऐसी मेमोरीज जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट करंट भी डेटा होल्ड कर लेती है, उसको हम नॉन वोलेटाइल्स कहते हैं। स्टोरी क्लियर हुई? ये वोलेटाइल है, वो नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आर रिटन द रैम एट द टाइम्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, द इंस्ट्रक्शन रिटन इनटू द रैम एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ठीक है। ये आपको पता है, जो प्रोग्राम चाहिए उसने रैम में आना है। तो पांचवा डिफरेंस जो है वो ये कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस या जो भी डेटा आता है वो एग्जीक्यूटेबल टाइम पे आता है। एग्जीक्यूटेबल मतलब जब उसने सीपीयू पे चलने के लिए आना है, सीपीयू में रन होने के लिए आना है, ठीक है। डेटा इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड, ठीक है, ये लिख लें तो आर लोडेड इन रैम एट एग्जीक्यूटेबल टाइम। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेटा जो है या डेटा या इंस्ट्रक्शंस लोड होंगी कब, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ऊपर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे वो बना दी, जैसे मतलब जब ये फैक्ट्री के अंदर बन रही थी रोम, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन तब ही इसके ऊपर लिख दी जाती है। ये स्टोरी क्लियर हुई? ये मेजर डिफरेंसेस हैं रैम एंड रोम के अंदर। अच्छा, उसके बाद इनकी जो टाइप्स हैं वो आप वन बाय वन डिस्कस, ये नोट कर लीजिए। अब हम इसमें देखते हैं जी, जो रैम है उसकी कुछ फर्दर टाइप्स हैं और उनके डिफरेंसेस हैं। मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था, रैम की जो फर्दर टाइप्स हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? वो जनाब, एक आप लोगों के पास है डी रैम और दूसरी कौन सी है, एस रैम। तो उनको देख लीजिए। आर्किटेक्चर में ये दोनों एग्जिस्ट कहाँ करती हैं, ये पहले ज़रा देखिए। ये जो रैम है ना, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली है, जिसको मैंने अभी रैम कहा था, ये एक्चुअली डी रैम होती है, डायनामिक, एज इट्स नेम रेफर, चेंजेबल, डायनामिक्स, ठीक है। और ये जो होती है, ये इस पॉइंट के ऊपर ये वाली मेमोरी, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास होती है कैशे मेमोरी। क्या होती है? कैशे मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो होता है वो आता रहता है, वो सारा का सारा हम कैशे मेमोरी के अंदर रखते हैं। मसलन वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो आप बार बार यूज़ करते हैं, तो उनका वो जो पूरा प्रोसीजर है एड्रेसेस वाला और वो सारा फ़्लो है, इस पूरे फ़्लो से बचने के लिए उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या उसका जो डेटा होता है, उसका लिंक या उसके एड्रेसेस जो होते हैं वो इस मेमोरी में आ जाते हैं। ये बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं। सर इसका इम्पैक्ट क्या आता है? बेटा इसका इम्पैक्ट ये है कि वो इंस्ट्रक्शन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं क्यों और वो बार बार आपको चाहिए होती हैं, तो ये CPU की आप समझ लें पॉकेट मेमोरी है। CPU अपने पास वो इंस्ट्रक्शन और उसके लिंक वगैरह अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस ऑफ CPU होती है वो बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये कॉस्टली भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल मटेरियल से क्रिएट की जाती है, इसीलिए ये डेटा को होल्ड करती है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो अगर आप गौर करें तो नॉर्मली ये वाली मेमोरी वही है जिसमें जिसकी वो लेट्स सपोज अगर आपकी हार्ड डिस्क 1000 GB तक पहुंच गई है, तो ये अभी भी MBs में है, ठीक है, ये अभी GBs में नहीं आई। अगर रैम 8 GB या 16 GB में पहुंच गई है तो कैशे अभी भी कुछ MBs में है, 4 MB, 8 MB, 16 MB। तो ये कॉस्टली इतनी है कि ये अभी GBs में इसको बनाना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। स्टोरी क्लियर हुई है आपको यहाँ तक? तो अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। मतलब पहला जो आप लोगों के पास आ गई वो आ गई डी रैम, और दूसरी जो आ गई वो आपके पास आ गई एस रैम। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिफरेंसेस इनके क्या हैं? सबसे पहला डिफरेंस इसके अंदर ये है कि ये डेटा इसके अंदर क्योंकि बार बार इंस्ट्रक्शंस और आ रही होती हैं तो वो चेंजेबल हैं, ठीक है। ये बार बार डेटा जो है वो चेंज ये आप इसको क्या लें, फ्रीक्वेंटली चेंजेबल, ठीक है, आप इसमें लिख लें फ्रीक्वेंटली चेंजेबल। और इसमें जो डेटा वो चेंजेबल है बट फ्रीक्वेंटली नहीं है, ठीक है, नॉट फ्रीक्वेंटली चेंजेबल। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली चेंजेबल है, इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली चेंजेबल नहीं है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, इसकी लिस्ट बनाएं ज़रा। इट इज़ फास्टर, ठीक है, जो आप लोगों के पास एस रैम है
ये फास्टर होती है और ये स्लोअर होती है। मैं सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, बाकी जो इसकी एक तरतीब है ना फास्टर और स्लोअर की, वो भी मैं आपको एंड पे लिखवाऊंगा। एस रैम फास्टर होती, डी रैम फास्टर नहीं होती। ओके, इट डज़ नॉट नीड टू पावर रिफ्रेश्ड, ये अपने डेटा को, ये दूसरा हो गया पहला, ये इसको पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, नॉट नीड या पावर नॉट नीडेड टू रिफ़्रेश कंटेंट्स, ठीक है। ये अपने जो भी इसके अंदर कंटेंट यहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, उसको रिफ़्रेश करने के लिए इसको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है इसको अपने कंटेंट रिफ़्रेश करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है बार बार, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी बार बार यूज़ करती है। उसके बाद एक और, क्योंकि इसमें नहीं पड़ती तो ये इसका एक पॉइंट और भी है, ये लेस पावर भी यूज़ करती है, ठीक है। ये लेस पावर यूज़ करती है। और ये जो है नंबर 4 वाली, इसका हम पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, आपको नज़र आ जाए 4 पॉइंट, ये मोर पावर यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू मोर पावर एज़ कम्पेयर टू एस रैम, ठीक है। ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, यही की पॉइंट्स हैं जो पेपर्स में आते हैं, इनको ज़रा नोट करते जाइए साथ साथ। ये आपका एक टेबल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जनाब रैम की, रैम होगी, अब हम बात करते हैं रोम की, ठीक है। रोम क्या है उसको देखते हैं और उसकी टाइप्स देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। जो रोम है बेटा ये है रीड ओनली मेमोरी। मसलन अगर हम सिर्फ रोम की बात करें, जैसे हमने शुरू में रैम पढ़ी, रोम की बात करें तो रोम सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, इसीलिए रोम भी मेन मेमोरी है। स्टोरी क्लियर है। अब सर रोम में होता क्या है? रोम में स्टार्टअप होता है, बूस्ट, जहाँ से आपका कंप्यूटर को पहली किक मिलती है, जहाँ से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसको आप लोगों ने अगर ये वर्ड सुना है, नहीं सुना तो वो देख लें, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो वाले इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ऑपरेट, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर्स की ऑन होने या बूट होने के को हम डिवाइड करें तो सबसे पहले आप कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही पावर ऑन होती है तो ये स्टेप 1 है। जो स्टेप 2 है आपका बायोस चलता है, ठीक है, ये स्टेप 2 है। उसके बाद फिर आपका ओएस चलता है, फिर डेस्कटॉप आती है जो कि यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। तो ये चार फेजेस होते हैं, जहाँ से ये 3 ये 4, जब ये चौथा फेज़ आ जाता है फिर आपका कंप्यूटर यूजेबल होता है। अब आपने ऑन किया, ठीक है, ऑन हुआ, उसके कंपोनेंट उसने चेक किया, बिजली भगा भगू के चेक कीजिए, ओके। उसके बाद बायोस एक्टिवेट होता है। ये करता क्या है? ये आपके कंप्यूटर को उस स्टेज पे लेके आता है जहाँ से आपके कंप्यूटर की विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपने उस पर इंस्टॉल किया हुआ है वो लोड हो सके। जब वो लोड होता है तो फिर उसकी लोडिंग के बाद आगे फिर डेस्कटॉप आ जाए, देन यू कैन ऑपरेट योर कंप्यूटर। तो रोम जो है वो इसीलिए डायरेक्टली अटैच है विद सीपीयू, क्योंकि इसके अंदर बायोस है और बायोस से कंप्यूटर को स्टार्टअप मिलता है, कंप्यूटर आपका एग्जीक्यूट होता है, चलता है इस पॉइंट से। स्टोरी क्लियर है। अब रोम जो है बेटा इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, वो आपने पढ़ी हुई हैं। एक इसके अंदर होती है रोम, एक रोम है, और एक होती है जी पी रोम। उसके बाद एक जो है उसको हम कहते हैं ई पी रोम, और तीसरी जो है वो होती है ई पी रोम, ठीक है। ये इनके एब्रीवेशंस भी आप लोगों को याद। ये रोम रीड ओनली मेमोरी आपको मैंने बता दिया शुरू में। इसमें क्या है जी डिफरेंस क्या है? ये जब बनाई जाती है ना एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर कंटेंट्स लिख दिए जाते हैं और आप उन कंटेंट्स को बाद में रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि मैं ये कंटेंट रिमूव कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, वो जो लिखे हुए हैं तो वो लिखे ही रहेंगे। ओके, ये जो पी रोम है ये इनिशियली ब्लैंक होती है, ठीक है। ये क्या होती है? शुरू में ब्लैंक होती है, आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर ब्लैंक होगी और डेटा जो होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर लोड कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने अक्सर वो खिलौने, फ़ोन और ये छोटे मोटे बच्चों के जो वो बारबी डॉल, जब उसमें आप बटन प्रेस करते हैं कोई सॉन्ग चलता है, कोई आवाज़ आती है। अब वो जो उस खिलौने बनाने की कंपनी है ना, वो मल्टीपल चिप मार्केट से उठाते हैं खाली, और वो जो भी साउंड उन्होंने उसमें भरना होता है भर के वो उस खिलौने में लगा देते हैं। अब वो भी चेंजेबल नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल तो है बट चेंजेबल नहीं है। लेकिन इसकी एक शेप और भी है जो कि अरेजेबल भी है। मतलब अगर आप लोगों ने उसमें कंटेंट लिख दिया है तो आप बाद में अगर चाहें तो उसको कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको स्पेशल यूनिट जो है स्पेशल यूनिट उसमें लगाना पड़ेगा, इसीलिए वो अरेजेबल भी है। और क्योंकि वो अरेजेबल है तो फिर वो रीप्रोग्रामेबल भी है, आप दोबारा भी उसमें डेटा वगैरह लिख सकते हैं।
एक इसकी जो थर्ड टाइप है ये यूएसबी वगैरह जो है ये ईपी रोम है, इलेक्ट्रिकली ये चाहे आपका मेमोरी कार्ड है या यूएसबी है या ये डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स हैं, ये सारी की सारी वो टाइप्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज की जो कि इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्राम, आप जस्ट आपने डिलीट कंटेंट या फॉर्मेट ड्राइव की आपने जस्ट कमांड देनी, वो ऑटोमेटिकली उसके कंटेंट उसका डेटा या फॉर्मेट मेमोरी कार्ड फॉर्मेट यूएसबी, तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकली ही इसका डेटा, तो इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम सबके साथ ही लगेगा। अब हम इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं आपस में, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस हैं वो पी रोम और ई पी रोम के, ठीक है, इसके डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए रोम और पी रोम के। और उसके बाद जो ई पी रोम है और जो पी रोम है और ई पी रोम, इन दोनों के देखते हैं, ये दोनों डिफरेंसेस आपस में देख लें। इन दोनों का तो आपको पता चल गया, अब हमारा टारगेट है इन दोनों के, फिर हम इसके भी डिफरेंसेस देखते हैं। इसमें अब पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में वो नोट कीजिए। पहले हम बात करेंगे किसकी, पी रोम की। पी रोम जो है ये प्रोग्रामेबल है, क्या है, प्रोग्रामेबल है एज इट्स नेम रेफर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल मेमोरी है, ये भी है, लेकिन ये जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको इलेक्ट्रिकली भी इसके अंदर है, ये भी प्रोग्रामेबल क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली आ गया, और ये अरेजेबल भी है। ओके, नंबर 2 दूसरा पॉइंट वो क्या है, द यूज़र कैन राइट इंस्ट्रक्शंस ऑन पी रोम ओनली वंस, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, इसमें आप इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो है एट वंस यू कैन राइट, ये क्योंकि अरेजेबल है मल्टीपल टाइम यू कैन राइट डेटा, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है जी, द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द यूज़र कैन नॉट बी अरेज फ्रॉम पी रोम, इसको आप ये अरेजेबल नहीं है क्योंकि इसके साथ वो वाला अरेजेबल का वर्ड भी नहीं है, ये अरेजेबल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसके अंदर वो क्या, इफ़ देयर इज़ एरर वाइल राइटिंग ऑन द रोम इट कैन बी अनयूजेबल, ठीक है। इसमें अगर आप डेटा या इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट हम ये नज़र आ रहा है चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये अगर आप इसमें डेटा लिख रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन कोई डेटा इसके अंदर कॉपी कर रहे हैं और बिजली चली गई लेट्स सपोज, ठीक है, कंप्यूटर आपका बंद हो गया जैसे इंस्ट्रक्शन, तो जब आप दोबारा इसके अंदर डेटा लिखने की कोशिश करेंगे वो कहेगा ये अनयूजेबल है, क्योंकि अगर इसमें एरर आ जाए तो ये फिर अनयूजेबल हो जाती है, क्या होती है, अनयूजेबल हो जाती है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है, तो ये एरर आ भी जाए तो ये उस एरर को हैंडल कर लेती है। इस तरह की चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में आएंगी, इसीलिए प्लीज़ इनके डिफरेंसेस और ये पॉइंट बना के लाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लिखवाए जा सकें और आप क्लियर हो जाए। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप है विच इज़ कॉल्ड ई पी रोम। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे ई पी रोम में यूजेबल है। मसलन एरर आ जाए, यू कैन रीअरेंज डेटा, यू कैन री राइट डेटा, इसमें डेटा डिलीटेबल है, इसमें डेटा अरेजेबल है, ये रीप्रोग्रामेबल है, ये इनिशियली ब्लैंक होती है, ये यूज़र डिफाइनेबल है, इंस्ट्रक्शन डेटा अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड, आप सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इसमें परफॉर्म हो सकते हैं, बट इसके साथ एक ही वर्ड आएगा विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकली, ठीक है। मतलब आप लोगों को इसको किसी स्पेशल, ये वाली जो है इनको आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स में लगाना पड़ेगा, ये सारे वर्क परफॉर्म करने के लिए इनको स्पेशल इक्विपमेंट्स में नहीं लगाना। ये कंप्यूटर में अगर कहीं लगी हुई हैं या यूएसबी है जो भी है, तो आप जस्ट इलेक्ट्रिकली ये सारा कंटेंट, ये सारी इंस्ट्रक्शन और डेटा जो होता है उसको आपस में क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंसेस हो गए। मैंने आपको किस किस का डिफरेंस लिखवाया, पहले रैम एंड रोम का, उसके बाद रैम की 2 टाइप्स थी, एस रैम, डी रैम, उनके डिफरेंसेस, फिर रोम की 3 टाइप्स थी, उनके डिफरेंसेस। ये आपका जो मेन मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जरा हेडिंग दीजिए प्लीज़। हम पढ़ते हैं बस इंटरकनेक्शंस। क्या पढ़ते हैं, बस इंटरकनेक्शंस। बस इंटरकनेक्शंस क्या हैं जी, जल्दी से ज़रा सोचिए, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स, तो मुझे बताइए। ये डायग्राम आपके सामने मैं बिल्कुल अरेज नहीं करूँगा, इसमें आप गौर कीजिए। बस इंटरकनेक्शंस क्या हैं जी, बिल्कुल यही लाइंस हैं जिन लाइंस को यूज़ करके आप जो अपना डेटा है, ये यही लाइंस हैं जिनके थ्रू आप अपना डेटा जो होता है उसको सेंड और रिसीव करवा सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक इधर डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये देखें, ये आ गया, ये आपके पास आ गया जी CPU, ये आ गया आपके पास रैम, और ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव्स।
इसके दरमियान में बच्चों ये 3 लाइंस होती हैं, मसलन ये लाइंस आ गई, लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 3। इस तरह ये इसमें लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ठीक है। और ये अगर आईओ यूनिट है तो ये इसके साथ भी लाइन। अब इसमें है क्या जी, इसमें एक जो लाइन है इसको, ये सारी जो इलेक्ट्रिकली पाथवेज हैं विच कैन यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। ये आपके पास आ गई लेट्स सपोज एड्रेस बस, क्या आ गई, एड्रेस बस। और ये जो दूसरी है इसको हम कहेंगे जी ये है डेटा बस, और तीसरी जो है इसको हम कहते हैं कंट्रोल बस। अब फर्ज करें इसके जो ट्रैक एंड सेक्टर्स हैं, इसके ऊपर प्लेटर्स लगे हुए हैं, उनका एक एड्रेस होगा, लेट्स सपोज ट्रैक नंबर 7, सेक्टर नंबर 4, उसके ऊपर लेट्स सपोज कोई ऑडियो सॉन्ग पड़ा है, ठीक है। अब ये एक पूरा एड्रेस है। जब आप इसको क्लिक करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले जिसको पता चलता है ना वो CU को पता चलता है। किसको पता चलता है, CU इसका एड्रेस बाय यूजिंग एड्रेस बस। और इसीलिए ये जो एड्रेस बस होती है ना ये यूनि डायरेक्शनल होती है, ठीक है। एक सिर्फ CPU से उसके एड्रेसेस लाती है, ये वापस कुछ नहीं लेके जाती। ये इसका एड्रेस प्लेस करेगा कि ये वाला जो एड्रेस है ना, कि ये डेटा है, ये पूरा एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ये डेटा ये रैम को कहेगा, रैम आगे एड्रेस बस के थ्रू इसको भेजेगी किस में, हार्ड ड्राइव्स के पास। उसको पता है क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके ऊपर, हर कंपोनेंट्स को एक लॉजिकल एड्रेस मिला हुआ है जिसको वो फॉलो करके अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करता है। अच्छा, एड्रेस आया रैम के पास, रैम से होता हुआ एड्रेस बस के थ्रू वो पहुंचा कहाँ पे, हार्ड ड्राइव्स पे, और हार्ड ड्राइव से फिर निकलेगा डेटा। क्या निकलेगा, डेटा। और डेटा जो होता है वो फिर डेटा बस के थ्रू वापस आएगा किस में, रैम में, और फिर वहाँ से होता हुआ डेटा बस के थ्रू चला जाएगा। तो जो एड्रेस बस है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस कैरी करती है फ्रॉम कंट्रोल यूनिट, ओके। और ये सिंगल लाइन होती हैं और यूनी डायरेक्शनल्स होती हैं। ये MCQs बेस्ड चीज़ें हैं जो कि आपको आएंगी। और उसके बाद आ गई जो डेटा बस है, ये मल्टीपल होती है। आपको पता है ये 8 लाइन या 16 लाइन, ये डिपेंड करता है CPU के आर्किटेक्चर के ऊपर। आपने जिस कैपेसिटी का CPU लगाया उस कैपेसिटी के हिसाब से ये जो आपकी डेटा बस होती हैं ये भी इंक्रीज़ होती हैं। मसलन अगर 8 लाइंस हैं तो CPU छोटा है, अगर 16 लाइंस बसेस होंगी तो इट्स मीन के CPU एक बड़ी डिवाइस है जो कि डेटा को ज़्यादा प्रोसेस करती है। अगर 32 बिट लाइंस होती हैं तो ये 32 बिट्स ऑफ डेटा कैन मूव फ्रॉम A to B, ठीक है। तो ये सारी, ये आप लोगों के पास होगी एड्रेस बस, ये वेरी करती। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट से एक बस आती है रैम तक, विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल बस। ये क्या करती है, कंट्रोल बस बेसिकली जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर नज़र रखता है। उसको पता होता है कि ये एड्रेस वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, एक्नॉलेजमेंट है नहीं है। अगर वो एड्रेस पहुंचता है तो वहाँ से डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई डेटा को हर्डल तो नहीं है। तो इस किस्म की जो कंट्रोल यूनिट का जो, क्योंकि जाहिर है ये एक आर्टिफिशियल मशीन है, ये नेचुरल तो है नहीं, तो आर्टिफिशियल मशीन ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी इंस्पायर्ड ह्यूमन बॉडी आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस तरह आपका ब्रेन भी यही कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट, कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको फ़ौरन देखते हैं, पकड़ते हैं, या हाथ आगे करते हैं या साइड पर होते हैं, तो बेसिकली वो वही आपकी आँखें सेंस करती हैं। कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल देता है, फिर वो हाथ आगे आता है या आप साइड पर हो जाते हैं। तो ये जो सारी मूवमेंट्स है ये बिल्कुल इसी तरह ही होती है। मैं रिपीट करता हूँ, एड्रेस बस जस्ट कैरी द एड्रेस ऑफ द डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर्स। उसके बाद एड्रेस बस है, एक्चुअली एड्रेस बस इज कंसिस्ट ऑन मल्टीपल लाइंस। जितनी नंबर ऑफ लाइंस या लेन्स होगी उतने नंबर्स ऑफ बिट्स कैन ट्रांसफर एट सेम टाइम। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर ये आपको आ जाता है जी। बताएं, नंबर्स ऑफ बिट्स इज़ रियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेन्स इन द CPU। स्ट्रेट फॉरवर्ड जी बिल्कुल हैं, जितनी नंबर ऑफ लेन्स होंगी उतने नंबर्स ऑफ बिट्स बाइट्स मूव कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आ गई जो कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस जो है वो रैम तक एक इंस्ट्रक्शन ले जाती है और वो वहाँ से पता करती रहती है कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, डेटा कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कौन सा कंपोनेंट खाली है, कौन सा रैक खाली है। इस तरह की जो सारी कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल बस कर रही होती है। तो ये आप लोगों के पास बस इंटरकनेक्शन। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया CPU, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मेन मेमोरी। अब जो हमारे इससे अगली हेडिंग है वो ज़रा सारे स्टूडेंट हेडिंग दीजिए, वो है कंट्रोल जो है IO यूनिट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ये वाला यूनिट, ये यूनिट काम कैसे कर रहा होता है, इसकी 2 टेक्निक्स हैं। एक, पहली बात तो इस यूनिट का काम क्या है। इस यूनिट का काम है इसने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को क्या करना है, इकट्ठा करना है।
जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पोर्ट्स के ऊपर लगेगी, यहाँ पे आ जाए, पोर्ट पे आप जो लगाएंगे उसका सबसे पहले सिग्नल इसी को मिलता है, और वो जो सिग्नल है वो फिर रैम और रैम से सीपीयू के पास जाता है। इसका काम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं उनको अपने साथ अटैच करना और उनकी कम्युनिकेशन करवाते रहना। दिस इज़ टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय आईओ यूनिट। और आईओ यूनिट जो है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चिप है, इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच है, और इसका काम यही है। उसके बाद इसके काम करने की दो टेक्निक्स हैं, एक को हम कहते हैं डीएमए और एक होती है इंटरप्ट स्कीम्स। ये दोनों क्या हैं मैं आपको पहले थोड़ा सा इनका समझा दूं ताकि आप फिर हम इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। जैसे ही आप लेट्स सपोज आप लोगों ने इनपुट पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे लगाई यूएसबी का सबसे पहला सिग्नल जो मिलना है बाय एड्रेस बस, वो जाएगा किसके पास? आईओ यूनिट के पास। ओके, आईओ यूनिट वो सिग्नल एड्रेस बस के थ्रू ही पहुंचाएगा किसको? रैम को। अब रैम जो है वो फ़ौरन कंट्रोल यूनिट को बताए, कंट्रोल यूनिट को ऑलरेडी पता होता है कि जनाब ये कोई डिवाइस लग गई है, तो जो सीपीयू है ना आपका, वो ये देखता है कि कोई डिवाइस अटैच हुई है तो वो अपनी वर्किंग को सस्पेंड करता है फॉर अ वाइल। जो काम जो ये नहीं है कि वो आधे मिनट या आधे घंटे के लिए सीपीयू ने हर चीज़ बंद कर दी, क्यों? क्योंकि जनाब यूएसबी लग गई या पहले यूएसबी, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर वाइल जो भी वर्किंग होती है उसको सस्पेंड करता है और इस डिवाइस को अपने साथ अटैच करने में बिजी हो जाता है विद इन अ पार्ट्स ऑफ सेकंड, ठीक है, थाउजेंड्स पार्ट्स ऑफ द सेकंड वो उस डिवाइस को अपने साथ अटैच करता है और फिर कंटिन्यू वो जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन उधर से आ रही होती हैं उसको वो फॉलो करता है और आगे चलता रहता है। इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। क्या कहते हैं? इंटरप्ट स्कीम। एक होती है डीएमए विच इज़ कॉल्ड, आपकी बुक पे शायद मेंशन नहीं है, अगर इसका एब्रीवेशन वो भी लिखने, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या है? जैसे ही आपने यूएसबी लगाई, इंस्ट्रक्शन किसके पास जाती हैं? आईओ यूनिट के पास, और आईओ यूनिट से मेमोरी के पास, मेमोरी से सीपीयू के पास। तो सीपीयू एक सिग्नल जनरेट करता है, सीपीयू एक ऑर्डर जनरेट करता है आईओ यूनिट की तरफ कि तुम इस डिवाइस को पहले अपने साथ प्रॉपर्ली अटैच करो, जब ये रेडी टू यूज़ हो, जब ये यूजेबल हो तो देन मुझे बताओ। फिर जैसे ही ये सारी वर्क परफॉर्म होती है तो ये चीज़ सीपीयू को पता चलता है कि अब ये रेडी टू यूज़ है तो देन यू कैन प्रोसीड। अदरवाइज़ वो जो कोई 2-4 सेकंड का जो ड्यूरेशन है डिवाइस को अटैच करने का, सीपीयू उस दौरान अपनी वर्किंग को सस्पेंड नहीं करता, वो जिस टास्क के ऊपर लगा हुआ है, जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा है वो करता रहता है। तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वन इज़ इंटरप्ट, सेकंड वन इज़ डीएमए। हम इनके अब पढ़ते हैं डिफरेंसेस। ये तो इनका इंट्रोडक्शन था। एंटी टेस्ट में इनमें से एमसीक्यूज़ कैसे आता है वो इनके पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो कौन कौन से हैं जी, ज़रा नोट कीजिए, नोटबुक निकालिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईओ यूनिट्स की, इसके भी पॉइंट्स लिख लें। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको मैंशन करवाई कि ये इसका काम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आपस में अटैच करना है, वो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई। और दूसरी क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द स्पीड बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर्स एंड आईओ डिवाइसेस, ठीक है। इसका एक काम तो ये है कि इसने पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना है, और दूसरा काम ये है कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इसके साथ अटैच कर रही हैं वो डिफरेंट स्पीड्स पे काम करती हैं, प्रोसेसर डिफरेंट स्पीड्स के पे काम करता है। तो आईओ यूनिट का दूसरा जो मेजर काम है वो ये कि इसने उनकी स्पीड यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड उनको आपस में कंपनसेट करना है, ऐसे पॉइंट पे लेके आना है जहाँ पे वो दोनों एग्री हो जाएं और दोनों के कम्युनिकेशन के दरम्यान में कोई गैप ना हो, ठीक है, और वो प्रॉपर जो भी प्रोसेस हो रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस उसके हिसाब से ही ऑपरेट हो रही हो। ये दो मेजर काम करते हैं। एंटी टेस्ट के हवाले से हमें इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पीड को कॉम्पनसेट करना है जी, बिल्कुल है। और क्या है जी, इसने आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अटैच भी करना है, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे इसकी 2 स्कीम है, वो जो दोनों स्कीम हैं वो उनके डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी इंटरप्ट्स। और इंटरप्ट्स क्या है? इंटरप्ट्स एक सिग्नल है जिसमें प्रोसेसर अपनी वर्किंग को सस्पेंड करता है और उस डिवाइस को अपने साथ अटैच करने के लिए बिजी हो जाता है। जैसे वो डिवाइस अटैच होती है सीपीयू और रीस्टेट होता है और अपनी वर्किंग परफॉर्म कर लेता है। एडवांटेज क्या है इंटरप्ट्स के, वो नोट कीजिए ज़रा सारे स्टूडेंट्स। देर आर फ्यू एडवांटेज। फर्स्ट, इट रिक्वायर्ड नो एडिशनल हार्डवेयर्स, ठीक है, आपको इंटरप्ट स्कीम में एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट्स सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये जो इंटरप्ट स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करना इट्स सो सिंपल, ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसमें कोई किस्म का इशू नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है?
द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम दैट द रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइस अटैच करते हैं तो आपका CPU वर्किंग परफॉर्म करने में बिजी होता है ऑलरेडी, और वो वर्किंग सस्पेंड करता है, जिसकी वजह से आपके CPU के ओवरऑल काम कर, क्योंकि वो उसने जब रीस्टेट होना है उसको वापस सारी चीज़ें चाहिए होंगी, एड्रेसेस, मेमोरी, लिंक, तो वो थोड़ा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है आपकी CPU की वो रिड्यूस होती है। ओके, उसके बाद DM में ये स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इट यूज़ हार्डवेयर कंपोनेंट्स नोन एज DMA कंट्रोलर। ठीक है, आप कहेंगे सर वो इंटरप्ट में आपने कहा था नहीं है, तो इसमें एक स्पेशल हार्डवेयर भी यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड DMA कंट्रोलर्स। ये इन दिस स्कीम ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड IO विदाउट इन्वॉल्विंग CPU। मैंने आपको बताया था ना, जैसे डिवाइस अटैच होती है CPU रैम को ही अथॉरिटी दे देता है कि जनाब आप ही देखें ये डिवाइस अटैच हो, इसके ड्राइवर इंस्टॉल करना है, जो भी जब रेडी टू यूज़ हो देन मुझे बताना है। तो इसीलिए ये सारी कम्युनिकेशन इन दोनों यूनिट्स के दरमियान में। ओके, स्टोरी क्लियर है। एडवांटेज क्या है इसके जी? एडवांटेज ये हैं कि CPU डज़ नॉट हैव टू वेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IO डिवाइसेस और IO यूनिट्स में डिवाइस लग रही है, इसके लिए CPU को कोई वेट नहीं करना पड़ता, वो अपने काम में बिजी रहता है, और इट इज़ मोर कम्प्लेक्स। एडवांटेज ये हो गया, ठीक है, और जिसकी वजह से CPU की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज भी हैं दो, वो कौन से है? वो ये कि इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि क्योंकि इसके अंदर स्पेशल DMA कंट्रोलर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसकी कम्प्लेक्सिटी काम करने की जो आप समझ लें कि इसकी एक्यूरेसी है वो भी डिस्टर्ब होती है। एक्यूरेसी आप इसको शायद नहीं कह सकते, कम्प्लेक्सिटी मीन के जो डेटा और DMA कंट्रोलर और उसके दरमियान में जो लिंक है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्सिटी में चला जाता है, पेचीदगियाँ हैं, इश्यूज़ हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि जनाब हर बार जब DMA का कंट्रोलर काम करने लगता है तो आपके कंप्यूटर ही कन्फ्यूज़ हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट देयर इज़ बिट कम्प्लेक्सिटी, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर्स को थोड़ा सा प्रिसाइज हो के वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड मोर हार्डवेयर। DMA कंट्रोलर मोर हार्डवेयर ही है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर, और ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर्स में लगे होते हैं जब आप कंप्यूटर परचेज़ करते हैं। तो ये नहीं है कि आपको बाहर से कोई इंस्टॉलेशन इसकी करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप लोगों का IO यूनिट है जो काम करता है, ठीक है। ये एक ओवरऑल जो इसके बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए। अब हम हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम CPU के रजिस्टर्स, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।